नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना संकट के बीच गोपालगंज में शादी करना एक परिवार को इस कदर महंगा पड़ गया कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं था कि 15 दिनों में ही उसका सुहाग उजड़ गया। कल तक जिस घर में खुशियां थी, आज पूरा माहौल जो है वो मातम में तब्दील हो गया है। हर किसी को हिला देने वाली ये घटना कटैया के रुद्रपुर गांव की है, जहां 28 अप्रैल को एक शिक्षक दुर्गेश पांडे की बड़े ही धूमधाम के साथ बगहा के बनकटवा की लड़की प्रियंका मिश्रा से शादी हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन देखिए, नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन ही दुर्गेश पांडे को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। उसे हल्का बुखार हुआ, स्थानीय स्तर पर इलाज भी कराया गया, लेकिन इसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। 5 मई को गोरखपुर के लिए एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, लेकिन 15 मई को दुर्गेश जिंदगी की जंग हार गया। दुल्हन के सारे अरमान 15 दिनों में ही धुल गए। कोरोना ने सब कुछ उसका छीन लिया। तस्वीरें उस दौरान की जब एक परिवार में खुशी का माहौल था, शादी ब्याह। लेकिन सवाल यही कि देखिए, कोरोना का कहर किस कदर है, संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज, और इस दौरान भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का आखिर पालन क्यों नहीं किया गया, वो भी तब जब इसे अनिवार्य किया गया है। ये सभी की सुरक्षा के लिए था, और शायद ये गलती नहीं की गई होती तो आज ये जिंदगी बदस्तूर इस जगह होती और सवाल नहीं उठ रहे होते। मेरे भाई की शादी 25 अप्रैल 2021 को थी, और शादी विवाह के दौरान ही बुखार आया। बुखार आने के बाद से हम लोगों ने इलाज करवाया, और इलाज के दौरान हम लोगों ने कोविड भी जांच करवाया, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद गोरखपुर होपीनिशिया में हम लोगों ने एडमिट करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी 15/5/21 को मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ रामचंद्र पांडे थे, स्वर्गीय रामचंद्र पांडे। उनके पुत्र जो हैं, 2 पुत्र हैं, जोगेश पांडे और दुर्गेश पांडे, जिसमें दुर्गेश पांडे गेस्ट टीचर थे गंगा हाई स्कूल में। उनकी अचानक ही ये कोविड पॉजिटिव होने के चलते होपीनिशिया हॉस्पिटल गोरखपुर में मृत्यु हो गई है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दुखद घटना के बाद सवाल ये भी उठेंगे कि क्या परिवार ने भी लापरवाही बरती, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, और शायद ये कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाता तो यह हादसा इस परिवार के साथ नहीं होता। मुकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी तक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे, फिर भी लगातार कोशिश हमारी जारी है। तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीर इसलिए भी आज के वक्त आप तक खबर के साथ साथ दिखानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि किस तरीके से शादी ब्याह इस वक्त जब किए जा रहे हैं, बार बार ये कोशिश हो रही है कि इस तरह के आयोजनों से बचने की कोशिश करें, इसे कुछ वक्त के लिए टाल दें, क्योंकि खुशी का ये माहौल गम में तब्दील ना हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, गैदरिंग से, भीड़ भाड़ से बचा जाए। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, और खामियाजा भी परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली है। जब तबीयत खराब थी तो सवाल ये कि आखिर शादी क्यों की गई, क्या इस शादी को रोका नहीं जा सकता था? शादी से पहले दूल्हे की कोरोना जांच क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि वो एहतियाती कदम है जो उठाए जाने चाहिए थे। कोरोना को लेकर कब जागरूक होंगे लोग, और ये सवाल ग्रामीण इलाकों के लिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है, जहां पर अभी भी शादी ब्याह जैसे आयोजन बदस्तूर होते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। आरा से यह खबर है, जहां पर लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए जा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में सवाल पैदा करती हैं कि क्या हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
क्या जिला स्तर पर प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है? सोशल मीडिया पर तमंचे को लेकर के डिस्को का ये वीडियो इस वक्त बेहद वायरल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से मंच पर बार बालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए और कई सवाल इन तस्वीरों ने अपने आप खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मंच पर डांस करने वाली लड़की खुद अपने हाथों में रिवॉल्वर लहरा रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकूरा गांव का है, जहां शादी समारोह में बार बालाओं का डांस हुआ और इस दौरान हवाई फायरिंग तक की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ आरा में ऐसा नहीं हो रहा। गोपालगंज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं वो गोपालगंज की। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये तस्वीर है। यहाँ पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल है। यादवपुर के जगरी टोला की शादी समारोह की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर कानून को ताक पर रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर और इस वक्त लॉकडाउन में ऐसे आयोजनों में कानून को धत्ता बताते हुए तमंचे से लैस डांसर डांस करती हुई नजर आ रही है और ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपके सामने जो हैं, उन तस्वीरों को देखकर सवाल उठते हैं, कैसे ये दोनों हाथों में तमंचा लेकर डांसर डांस कर रही है। सैकड़ों लोगों की भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। हैरानी की बात ये कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है, ऐसे आयोजनों से अनजान है। तो फिर क्या वो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है? दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और ये दोनों ही तस्वीरें दो अलग अलग जगहों की हैं। लेकिन आरा की शादी समारोह की तस्वीर, जहां पर डांसर्स बार बालाओं का डांस, और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल, लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का खुले तौर पर उल्लंघन, और दूसरी तस्वीर गोपालगंज की, यहां पर भी यही स्थिति। कोरोना महामारी के दौरान सीएम के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कोरोना से मौत के बाद नगर निगम के कूड़े ढोने वाले ठेले पर रखकर शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक पहुंचाया गया। ये तब है जब लोगों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, और ये मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें नालंदा से आई। इतना ही नहीं, शव को शमशान घाट पहुंचाने के लिए वार्ड संख्या 8 के पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्टू पर 16,500 रुपए लेने का आरोप भी लगा है। इसे लेकर जलालपुर सेवा समिति के सदस्यों ने नालंदा के डीएम को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। और यह कहा जा रहा है कि जलालपुर मोहल्ले के मनोज कुमार की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने वार्ड पार्षद को बुलाया। वार्ड पार्षद को बुलाने के बाद नगर निगम ने कमेटी का गठन किया। उसमें निर्णय लिया गया कि किसी की भी मौत होती है तो उसे उठाने के लिए 22,000 रुपए नगर निगम लेगा। जब लोगों ने अनुरोध किया, तब जाकर वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्टू जो हैं, वो 16,500 रुपए में शव उठाने पर राजी होते हैं, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाले नगर निगम के ठेले पर शव को रखकर सफाई कर्मियों ने शमशान घाट तक पहुंचाया। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, जो एक राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 6,894 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो शुरुआती वक्त से लेकर अभी भी सबसे ज्यादा संख्या राजधानी पटना में ही दर्ज की जा रही है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 1,103 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि बिहार के अन्य जिलों में 500 से भी कम मरीजों की संख्या इस वक्त दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 14,202 मरीज संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं, अपने घर वापस लौटे हैं, और रिकवरी रेट जो है वो 87.89% के करीब पहुंच चुका है। वहीं बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये संख्या 75,089 तक पहुंच गई है। तो देखिए, एक राहत की खबर है बिहार के लिए, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है।
अगर 5 दिनों के डेटा पर नजर डालेंगे तो देखिए तारीख दर तारीख आपके सामने वो आंकड़े हैं। 12 मई को ये संख्या घटकर 9,863 के करीब पहुंच गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 12,265 रहे। 13 मई को मरीजों की संख्या घटती है और ये 7,752 तक सीमित हुई। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,008 तक रही। 14 मई को मरीजों की संख्या एक बार फिर से घटी और ये संख्या 7,494 पर दर्ज की गई, जबकि 14,131 मरीज संक्रमण के बाद ठीक हुए। वहीं 15 मई को मरीजों की संख्या एक बार फिर से घटती है और इस दिन 7,336 कोरोना के मरीज मिले। और देखिए तारीख दर तारीख आपके सामने वो डेटा है। तो 15 मई को जो संख्या है वो 7,336 रही। 16 मई को मरीजों की संख्या एक बार फिर से घटती है और इस संख्या 6,894 पर पहुंच गई। 14,202 मरीज संक्रमण के बाद ठीक हुए और ये स्थिति राज्य के लिए सुखद मानी जाएगी। लेकिन अभी भी कारगर तरीका यही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और बेवजह घर से बाहर निकलने से परहेज करें। बक्सर के चौसा घाट पर मिले लावारिस शवों को देखने के बाद बिहार सरकार के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना, बक्सर समेत कई जिलों के एसपी को उन तमाम घाटों पर पुलिस बलों की तैनाती करने के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि गंगा में शवों को प्रवाहित होने से रोका जा सके। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिले के पुलिस कप्तान पुलिस मुख्यालय के इस आदेश को नहीं मान रहे हैं। कई घाटों पर अब भी एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं की गई है। पटना के गुलबी घाट का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पिछले दिनों बक्सर जिला के चौसा घाट और महावीर घाट पे जो लावारिस लाशों का मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसको लेकर के राज्य सरकार बेहद चिंतित हुई और राज्य सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया पुलिस मुख्यालय को, उस आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जो है वो गंगा से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहाँ के पुलिस कप्तानों को जारी किया है और इसके तहत जो है गंगा नदी में शवों का प्रवाहित करने से रोकने के लिए जो है सतत निगरानी रखने की जो है आदेश जारी की गई। पुलिस बल को तैनात करने का निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया और ये आदेश जो है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया और कटिहार के साथ साथ पटना को भी जारी किया गया। लेकिन हम ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो गुलबी घाट की है और यहाँ देख सकते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। शवों का प्रवाहित जो है वो ना किया जाए, इसको लेकर के जो आदेश जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, तो उसका खुलेआम यहाँ पे अवहेलना जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है वो यहाँ पे अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए आए भी हैं। कुछ लोग जो है ऐसे भी होते हैं जो गंगा में शवों का प्रवाहित वो कर दिया करते हैं। हाल में ही एक ऐसी तस्वीर भी जो है इसी गुलबी घाट से सामने आई थी, जब एक शव को जो है वो उनके परिजनों के द्वारा जो है गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था और शव को बाद में निकाल करके जिला प्रशासन की तरफ से जो है उसकी अंत्येष्टि की गई और उसी के बाद जो है लगातार जो है वो गंगा में शवों का मिलने का सिलसिला सामने आया। चाहे बक्सर की बात कर ले जाए या इस गुलबी घाट की कर ले या गंगा के जो सटे हुए जो भी घाट है, वहाँ पे कई ऐसी तस्वीर सामने हाल के दिनों में आई और उन्हीं तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जो है वो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके तामील करते हुए पुलिस मुख्यालय ने गंगा से सटे हुए, जैसा हमने बताया है कि पटना, भागलपुर, उसके अलावा बात कर ले बक्सर, तो तमाम जिलों को जो है वो गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने का आदेश जारी किया। पुलिसकर्मियों को आदेश जारी किया गया कि आप जो है गंगा के तटों पे जो है वो नज़र बनाए रखें ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने किसी भी परिजनों का शव जो है या लावारिस शव जो है वो उसे जो गंगा में प्रवाहित ना करे। चूँकि देखा गया है कि गंगा में जब शव प्रभावित होते हैं तो उसके कारण से महामारी की भी फैलने की आशंका होती है और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए गए थे। लेकिन बात पटना की कर ले तो पटना में कई घाट है जहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सकते हैं तो नहीं की गई है। अगर की गई होती तो शायद ये तस्वीर जो हमें देखने को मिल रही है गुलबी घाट पे, जहाँ एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं, वो तस्वीर सामने नहीं होती। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और कोरोना संकट के बीच मिथिलांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की रफ्तार धीमी होने से लोगों में नाराजगी है। दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से 210 बेड का अस्पताल बनना है, जिसके लिए 2016 में काम की शुरुआत हुई। 2018 में काम को पूरा हो जाना था।
ओपीडी चालू करने को लेकर साल भर से 5 डॉक्टरों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार ने। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत फेज 3 में 150 करोड़ रुपए की लागत से 210 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दरभंगा को भी दिया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग है जो 2016 में यहाँ जो है काम शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को 2018 में ही तैयार करके दे देना था, लेकिन अभी 2021 चल रहा है और इस कोरोना काल में भी यहाँ जो 8 महत्वपूर्ण गंभीर बीमारियों के लिए जो विभाग बनाए गए थे, लेकिन उसका जो है परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। भले चुनावी समय में जो यहाँ नेता आए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, उन्होंने जरूर दावा किया था कि इसे चालू कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक इसको चालू करने के लिए न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई पहल करता दिख रहा है। ऐसे में अभी कब चालू होगा ये अभी बताना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीद थी आपको इस अस्पताल से? हम लोगों की तो उम्मीद ये थी कि ये अस्पताल बनेगा तो मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल, उत्तर बिहार के जितने भी दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, यहाँ तक कि नेपाल से भी बहुत सारे मरीज यहाँ आते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चालू होने से बहुत लोगों को राहत होती और बेस्ट सुविधा मुहैया होता। लेकिन हम लोग को लगता है निराशा होना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में, इस महामारी में भी ये अस्पताल चालू अभी तक नहीं हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी परेशानी, जर्जर बिल्डिंग में लोगों को रहना पड़ता है। बिल्डिंग का स्थिति भी आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, तो बहुत निराशा हम लोगों को लग रहा है। जो 8 महत्वपूर्ण विभाग यहाँ बनाए गए थे गंभीर रोगों से लड़ने के लिए, जिसके लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, पटना जाना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है, वो सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराना था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ इसमें, कोई भी काम अभी तक सुचारू ढंग से चालू नहीं हो सका है। अभी तक पुराना बिल्डिंग में ही सारा काम हो रहा है। जर्जर भवन है, गंदगी का अंबार रहता है। डीएमसीएच को गंदगी का नाम से ही लोग जानता है। यहाँ इतना गंदगी का अंबार है जहाँ सांस लेना बैठना मुश्किल है। डॉक्टरों की भी बहाली की सूचना है इसमें? डॉक्टर की बहाली की भी सूचना है। बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर यहाँ आएंगे, लेकिन वो भी अभी तक कहीं कुछ कॉलम पूरा नहीं किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ डॉक्टर जो है उसकी भी बहाली कर ली गई है और लाखों रुपया जो है उस डॉक्टर को हर एक महीना वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वो सुविधा डॉक्टर जो है पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं, गरीब जनता को नहीं मिल रही है। बस जो है सरकारी जो कहें तो एक राशि खर्च हो रहा है डॉक्टर पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और ये कब तक चालू होगा इसकी भी कोई अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ साथ अब वाईपैप मशीन के शुरू होने से कोरोना मरीजों की परेशानी कम हो गई है। इस मशीन के शुरू होने की वजह से इलाज में सुविधा लोगों को मिल रही है। क्या है ये पेप मशीन और ये कैसे करती है काम, इसलिए कि डॉक्टर आशुतोष झा से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार में कोरोना मरीजों के लिए पहले से ही आईसीयू में वेंटिलेटर व्यवस्था चालू हो चुका है और इस बीच अब एक नई व्यवस्था बायोपैप मशीन के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है, जो कुछ हद तक कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित है। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये आपातकालीन सेवा है, इसके भीतर ही जो आईसीयू यूनिट है, हालांकि वो रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, वहाँ जाना पर प्रतिबंध है, लेकिन हमारे साथ जो इसके संचालन की टीम है और खासकर एचओडी सर हैं जो ये पूरे व्यवस्था को देख रेख कर रहे हैं। आइए क्या है पूरा व्यवस्था, बायोपैप मशीन के आने से कटिहार में किस तरह का वरदान साबित हुआ है, बात करते हैं। सर कितना वरदान साबित हुआ है? देखिए, बायोपैप मशीन को एक सबसे अच्छी बात है, इसको लगाना कंपैरेटिवली आसान है वेंटिलेटर के कंपैरिजन में। और ऐसा देखा गया कि जो इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है उसके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली उतने अच्छे, बहुत अच्छे नहीं मिले हैं कोरोना में। ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो पहले मरीज को बायोपैप पे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। हमने यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं सदर की, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, उनको भी हमने ट्रेन किया है, वो लोग भी लगा लेते हैं। और बहुत उन्नत कोटि की बायोपैप मशीनें हमारे पास रेसमेड की अच्छी वाली हैं और जो पेशेंट्स आ रहे हैं काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है। हम लोगों ने कल 2 को छुट्टी किया है और कल सुबह 2 को छुट्टी करेंगे। वो भी हैं हमारे पास इलाजरत, लेकिन उनका हम लोगों ने बायोपैप सपोर्ट कम कर दिया, सिंपल ऑक्सीजन पर है। ये सब मरीज 40-50 सैचुरेशन पर आए थे। तो अगर समय पर मरीज आए तो आईसीयू केयर ज़्यादा अच्छा हो सकता है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये जो व्यवस्था है बायोपैप मशीन के द्वारा, ये एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है और ये कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।